गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आइंस्टीन मॉडल ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी। तो आइंस्टीन मॉडल ऑफ हीट लैटिस कैपेसिटी के बारे में पढ़ने से पहले आप ये बताइए, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? क्लासिकल थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड पढ़ा था। और ये क्लासिकली किसने बताया था? ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट ने बताया था। किसने बताया था? ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट ने बताया था। ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट ने बताया था। कब बताया था? 1819 में बताया था। उनके इस मॉडल में इन्होंने जब क्लासिकली क्या किया, क्लासिकली पढ़ा जब, तो उन्होंने ये देखा कि जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट के बारे में जब ग्राफ प्लॉट किया और इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया, तो उन्होंने ये पाया कि टेम्परेचर कुछ भी हो, किसी भी सॉलिड की टेम्परेचर कुछ भी हो, या ज्यादा हो या तो कम हो, जो स्पेसिफिक हीट होगी वो क्या होगी? हमेशा हमेशा क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। यानी ये जो सीवी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3R होगा। यानी सीवी कितना होगा? 3R। और वैसे भी देख रहा है इसमें, इस फार्मूले में टी नहीं है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट ने ये बताया कि वो हमेशा कांस्टेंट था। लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिकली इसे देखा गया, एक्चुअल प्रैक्टिकल में देखा गया, तो क्या मिला? जब रूम टेम्परेचर के एबव ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ रूल को फॉलो कर रहा था, ये कांस्टेंट रहता था। लेकिन रूम टेम्परेचर के बिलो अगर क्या करते थे, आते थे, तो ये देखते थे किसी भी सॉलिड सब्सटेंस एलिमेंट का जो ग्राफ था, यानी सीवी था, वो क्या करता था? ये फॉल कर जा रहा था। क्या कर जा रहा था बच्चों? फॉल कर जा रहा था, वेनिश हो जा रहा था, समाप्त हो जा रहा था। थोड़ा ऐसे बनाओ, ये क्या हो जा रहा था? वेनिश हो जा रहा था, समाप्त हो जा रहा था। ठीक है ना, बिलो टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर इनको फेलियर हो गया ये, यानी इन्होंने क्या किया, ये लो टेम्परेचर पे ये प्रूफ नहीं कर पाए। अब इस हाई टेम्परेचर पे तो बात सही थी, तो लो टेम्परेचर पर आइंस्टीन थ्योरी ऑफ मॉडल में इसे प्रूव कर पाए आइंस्टीन ने, वो भी प्लैंक क्वांटम थ्योरी का यूज करके। ठीक है ना। तो इससे पहले जो ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट थे, उन्होंने एज्यूम क्या किया था बच्चों? उन्होंने बताया था, क्या कहते हैं कि अगर वन एटम है, वन एटम कैसा बिहेव करता है? 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा क्या करता है? बिहेव करता है। अगर यन एटम की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? यन 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा क्या करेगा? ये बिहेव करेगा। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर 3N एटम की बात करूं तो वो क्या होगा? ये 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा क्या करेगा? बिहेव करेगा। 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा बिहेव करेगा। और आप ही जानते हैं, जितने भी 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं, जितने भी 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं, सभी के सभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से वाइब्रेट करते हैं। यानी सभी के क्या है? सेम है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट ने माना, जबकि ऐसा होता नहीं है। सभी 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरी करती रहती है, किसी की कम किसी की ज्यादा। और उन्होंने क्लासिकल के हिसाब से, उन्होंने जो क्लासिकली लिया, क्लासिकल के हिसाब से उन्होंने जो एनर्जी लिया था वो क्या था? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिया था। और कितना था? P²/2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर था। और ये एनर्जी कैसी थी? कंटिन्यूअस थी, क्योंकि उस समय क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। ये 1800 के आसपास, 18 मैंने बताया 1819 में इसे इन्होंने बताया था ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट ने। तब उस समय क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं था, उनको क्लासिकली ही इसे प्रूव करना पड़ा। और ये एनर्जी लेके चले जो कि कंटिन्यूअस था। और जब 1900 के आसपास जब प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई,
प्लैंक क्वांटम थ्योरी जब प्रूफ हुआ तब आइंस्टीन ने क्या किया, जब क्वांटम थ्योरी प्रूफ हुआ तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं वो क्या होती हैं, क्वांटाइज्ड होती हैं। क्या होती है, क्वांटाइज होती है। और जो इसकी एनर्जी होती है वो कैसी होती है, डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है। तब आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी का यूज किया, बाकी चीजों को एडिटीज रखा, उन्होंने कुछ नहीं बदला। बदला क्या उन्होंने, जो एनर्जी कंटिन्यूअस था, यानी ये एनर्जी लिया था उन्होंने कितना, p²/2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर लिया, ये एनर्जी लिया था। ये कैसी थी, कंटिन्यूअस एनर्जी थी, कंटिन्यूअस एनर्जी था, ठीक है ना। और उन्होंने इसके स्थान पर क्या लिया, ये डिस्क्रीट एनर्जी लिया। वो डिस्क्रीट एनर्जी, सिंपल हार्मोनिक की बात करें, सिंपल हार्मोनिक की बात करें तो एनर्जी कितनी ली जाती है, एच क्रॉस कितनी होती है, ओमेगा होती है, एच क्रॉस ओमेगा होती है। लेकिन जब आपने क्वांटम मैकेनिक्स यूज किया था, क्वांटम मैकेनिक्स में जब आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा था, यानी मैकेनिकल वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ा था, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा था, तो वहां एनर्जी आपने क्या लिखा था, n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा लिखा था आपने, याद करिए, एच क्रॉस ओमेगा लिखा था, ठीक है ना। तो उन्होंने एनर्जी, ये एनर्जी यूज किया, n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा यूज किया। और ये एनर्जी कैसी थी, डिस्क्रीट थी, डिस्क्रीट एनर्जी थी। यानी इन्होंने बस एक ही बात बताया कि इस एनर्जी की जगह ये एनर्जी यूज करना है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। समझ गए ना। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। E विल बी इक्वल टू एच क्रॉस जो ओमेगा होता है। अब आप जानते हैं ये जो एच क्रॉस की वैल्यू होती है, h/2 होती है, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं इसको, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसे एच क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग एच क्रॉस कहते हैं, कुछ लोग एच कैट कहते हैं। और ये एच आता कहां से है, एच आता कहां से है, तो प्लैंक ने हाइपोथेसिस दिया था, क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत डिस्कस किया हूं। प्लैंक ने हाइपोथेसिस दिया था, मैं एक बार और भी बता चुका हूं, हाइपोथेसिस दिया था। और हाइपोथेसिस का जो पहला वर्ड था, यानी परिकल्पना, उनका पहला वर्ड ही उन्होंने यूज किया था, और इसी को प्लैंक कांस्टेंट उन्होंने बताया था। अच्छा, अब अगर इसकी बात करूं तो आप जानते हैं एच क्रॉस की वैल्यू कितनी होती है, h/2 होती है। ओमेगा क्या होता है, 2 न्यू होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, कट जाएंगे, E विल बी इक्वल टू एच न्यू, ये तो जानते हो ना यार। तो यही है, यही इस फॉर्मेट में लिखा है, ये सिंपल हार्मोनिक के लिए। लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हम ये एनर्जी यूज करेंगे। जहां ये वैल्यू रखते थे आइंस्टीन थ्योरी, वो ड्यूलॉन्ग पेटिट में, आइंस्टीन थ्योरी में एनर्जी हम ये रखेंगे। इतनी बात थी। तो अब आइए हम क्या करते हैं, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ मॉडल को मैं क्या करता हूं, डिटेल से क्या करता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो देखना इधर हमने ये लिख रखा है, ठीक है ना। तो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी, या आइंस्टीन मॉडल ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी कहो, आइंस्टीन थ्योरी मॉडल ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी कहो, जो कंफर्टेबल लगता है वो आप कहो, ठीक है ना। आइंस्टीन इन 1911 tried to explain the classical theory of specific heat by using Planck hypothesis of energy quanta and the basic assumptions of this model. यानी आइंस्टीन ने 1911 में ट्राई टू एक्सप्लेन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, यानी जो ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट ने जो क्या किया था, यूज किया था, वो कौन सा लिया था, क्लासिकल थ्योरी लिया था। तो क्लासिकल थ्योरी उसी को यूज करते हुए थोड़ा उसमें उन्होंने क्वांटम के हाइपोथेसिस को मिलाया, जो एनर्जी क्वांटा था, और उन्होंने कुछ एजम्पशन ले लिया। यानी जो ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट यूज किया था, उन्होंने कुछ अलग से नहीं सोचा, उसी में प्लैंक हाइपोथेसिस का यूज कर लिया, बस मैंने बताया था, एनर्जी को चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो उसमें एजम्पशन क्या थे, एजम्पशंस क्या थे उनके, पहला था अ सॉलिड कैन
सपोज टू कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। हम ये मान लेते हैं कोई क्या है कि सॉलिड है, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स उसमें प्रेजेंट है। दीज एटम बिहेव्स लाइक इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। भाई इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर उन्होंने एज्यूम कर लिया, ठीक है ना, ये सारी बातें मैं अभी बताया। सेकंड नंबर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर इज सेम। वही इंडिपेंडेंट मतलब 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जितनी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होंगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा होंगी, उन्होंने माना था, लेकिन सबके लिए अलग अलग था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। थर्ड नंबर, द नेचर ऑफ दीज हार्मोनिक ऑसिलेटर इज क्वांटम। उन्होंने एक नई बात और क्या मानी कि जो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर था वो कैसा था, क्वांटम था, क्योंकि आफ्टर क्वांटम थ्योरी के बाद उन्होंने क्या किया था, यूज किया था। फोर्थ नंबर, दीज एटॉमिक ऑसिलेटर ओबे मैक्सवेल बोल्टमैन स्टैटिस्टिक्स। और ये एटॉमिक ऑसिलेटर किस रूल को क्या करता है, फॉलो करता है, ओबे करता है, मैक्सवेल बोल्टमैन स्टैटिक्स की बात करते हैं। तो ये आपने रिलेटिविटी में पढ़ा था। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एनर्जी, अब फॉर्मूला क्या जानते हैं, सब कुछ वही करना है, बस वही एनर्जी चेंज करनी है बस। तो अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पर जो एनर्जी है हमारी वो कैसी है, डिस्क्रीट है, तो हम डिस्क्रीट के लिए क्या करते हैं, समेशन लगाते हैं, और कॉन्टिन्यूअस के लिए इंटीग्रेशन लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्या, मैक्सवेल बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर से, n विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी कितना En, ये एनर्जी ऑफ nth स्टेट है, ये जो En मैंने लिखा एनर्जी ऑफ nth स्टेट है, ठीक है ना, अभी दिखाऊंगा मैं। En ये एक्सपोनेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस En बाई कितना हो जाएगा, kT हो जाएगा, कितना हो जाएगा, En बाई कितना हो जाएगा, kT हो जाएगा। देखो मैंने पिछले लेक्चर में KBT बार बार लिखा था, तो लोग कंफ्यूजन, ये बोल्टमैन कांस्टेंट लिखा था, चाहे KBT लिखो चाहे KT लिखो, के भी बोल्टमैन कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसलिए मैंने केवल KB की जगह मैं केवल K लिखूंगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो अब क्या करते हैं, इसको हम वहां पर भी डिवाइड किए थे, लेकिन वहां पे इंटीग्रेशन था, ठीक है ना। तो समेशन n विल बी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक चलेंगे, क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल लिखेंगे, माइनस En बाई कितना kT। यही तो लिखा था, याद करो आप लोग, बशर्ते वहां इंटीग्रेशन था। अच्छा, अब हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ nth स्टेट। नेक्स्ट पेज में चलूं। according to wave mechanical model, the energy of nth state, nth state क्या लिखेंगे, हमने अभी सब कुछ डिस्कस किया, n will be equals to, n लिखो चाहे En लिखो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा नॉट, ठीक, h क्रॉस कितना हो जाएगा बच्चों, ओमेगा नॉट हो जाएगा। तो हम बार बार नॉट भी भूल जाएंगे, तो इसलिए नॉट नहीं लगाते, नेचुरल फ्रिक्वेंसी हम ओमेगा ही मानिए आप, ठीक है ना, क्योंकि मैं जानते थोड़ा मेरे से मिस हो जाता है, तो मैं ओमेगा ही लिखता हूँ हर जगह, ठीक है ना। तो आप जानते रहे ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। तो चलो बच्चों ये हो जाएगा, इसी को आप क्या कर सकते हैं, ये En लिख सकते हैं, ये होती है एनर्जी, ठीक। तो चलिए या लिख ही दीजिए, यहीं पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को उठा के ये जो इक्वेशन मैंने बोल्टमैन वाली लिखी वहां पर हमको पुट करना है, ठीक है ना। तो पुट करें,
चलें, तो देखना बच्चों, ये वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जहां जहां एन है वहीं पर इसको मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा। तो ये इक्वेशन आप देखते रहे, मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है ना। ठीक बच्चों, देखते रहे उससे आप लोग। तो ये जो एवरेज एनर्जी आएगी हमारी, कितनी आएगी वो देखना। ये क्या हो जाएगा, एवरेज एनर्जी विल बी इक्वल टू समेशन n विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिखा मैंने, n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा एक्सपोनेंशियल कितना हो जाएगा बोलिए, माइनस पहले से था n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा बाई kt। आप लोग देखते रहिए, गलत ना होने पाए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं, नीचे भी रख दीजिए आप। तो समेशन कितना हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू n 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ रखूंगा तो एक्सपोनेंशियल कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, n प्लस हाफ हो जाएगा, h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा, kt हो जाएगा। ये होगा, ठीक है ना, वो छूटने ना पाए, आप लोग देखते रहिए। ये बातें हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मैं लेट कर लेता हूं। लेट क्या किया, जो हमारा माइनस h क्रॉस ओमेगा बाई kt है, मैं उसकी जगह यक्स पुट कर लेता हूं, थोड़ा सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, बाद में लास्ट में मैं पुट कर लूंगा। ओके बच्चों, पुट कर दूं, तो चलिए देखते रहिए आप, मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज में चलता हूं मैं। तो ये जो एवरेज एनर्जी होगी वो कितनी आएगी, अच्छा h क्रॉस जो ओमेगा है मैं बाहर कर लिया, तो है क्या मेरे पास, समेशन n विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में n प्लस हाफ हो गया, और एक्सपोनेंशियल में कितना आया, तो h क्रॉस बाई kt मैंने कितना लिख दिया, ये देखो n प्लस हाफ इंटू कितना लिख दिया, x लिख दिया, और डिवाइडेड बाई कितना लिख दिया, बोलो, समेशन n विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिखा, एक्सपोनेंशियल लिखा, n प्लस कितना लिखा, हाफ लिखा, और x लिखा, और जो n की वैल्यू हम कितना रख सकते, 0 1 2 3 डॉट डॉट, कहां तक, इन्फिनिटी तक रखेंगे हम लोग। ठीक, ये क्या है हमारे पास, एवरेज एनर्जी कितनी आएगी बोलो, h क्रॉस ओमेगा हो जाएगी। तो अब बताइए ये क्या है, ये क्या एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी e की पावर n x लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियल इस टाइप से लिखा है, यानी n प्लस हाफ इंटू x लिखा हुआ है। तो इसका एक्सपोनेंशियल हमको क्या करना है, खोलना है। तो देखना इधर, अब क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू भी रखेंगे, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या करना है, हमको बारी बारी से रख देना है। तो अब देखना, जब 0 रखोगे तो ये टर्म मिलेगा, क्योंकि समेशन को मुझे हटाना है, तो क्या करेंगे, देखना हाफ हो जाएगा e की पावर x बाई 2, 0 रखो तो आ जाएगा, ये 0 ये 0, यानी हाफ आएगा, e की पावर कितना आ जाएगा, e की पावर हाफ x आएगा, बोलो हाँ या ना, हाँ
प्लस बताओ 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1 रखोगे तो आएगा 3/2 e की पावर 3x/2, यही आएगा। प्लस बताओ अब रखोगे तो 2 रखोगे तो 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, e की पावर 5/2x प्लस डॉट डॉट, यही आएगा क्या। जब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू में रखता जाऊंगा तो इतनी वैल्यू ऊपर मिलेगी, और नीचे क्या मिलेगी, नीचे भी आप लोगों को पता है, 0 रखोगे तो कितना मिलेगा, इसके मल्टीप्लाई में कुछ तो है नहीं, तो e की पावर कितना मिलेगा, x/2 मिलेगा, प्लस e की पावर 3/2 x मिलेगा, प्लस e की पावर 5/2 x मिलेगा, प्लस डॉट डॉट ऐसा मिलेगा। ठीक बच्चों, अच्छा तो ये बताइए, ये जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले का ईच टर्म का ये डिफरेंशिएशन है क्या, हाँ सर। है ना। अरे e की पावर x/2 का डिफरेंशिएट करोगे हाफ e की पावर x/2, यही तो आएगा, और इसका करोगे तो ये आएगा, इसका करोगे तो ये आएगा, इसका करोगे तो ये आएगा। नीचे के ईच टर्म का ऊपर वाला क्या है, डिफरेंशिएशन है। तब देखना मैं इस बात को कैसे लिखता हूं, तो आप लोग देखना मैं यहां पर लिख क्या रहा हूं, देखना अगर मैं कहूं d/dx है, d/dx, थोड़ा मैं नेक्स्ट पेज में बात करता हूं, जगह नहीं मेरे पास, या यहीं पे थोड़ा ऊपर कर लेता हूं तब बताता हूं। तो देखना अगर मैं ये कहूं आपसे, ध्यान सुनना आप लोग, मैं क्या लिख रहा हूं, d/dx है लिखा हुआ है, ln f(x) लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/fx, बट इसका फिर से मैं करूंगा f(x), नहीं समझे, इसका डिफरेंस देखो, अगर इसका ये डिफरेंशिएशन है तो मैं इस पूरे टर्म को ये लिख सकता हूं, ध्यान सुनना, इसका ये डिफरेंशिएशन है तो मैं इस पूरे को ये लिख सकता हूं, इसी तरीके से देख लीजिए, यानी इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, इसी तरीके से यहां से देखिए, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, तो इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ा घर पे बैठ के बढ़िया सोचना इसे, ठीक है ना। तब देखना मैं इसे लिखता क्या हूं, तब हम क्या लिख पाएंगे इसे, देखना, यानी एवरेज एनर्जी विल बी इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा, देखना d/dx ln कितना लिखा, e की पावर x/2 प्लस e की पावर 3/2x प्लस e की पावर 5/2x प्लस डॉट डॉट, नीचे कुछ नहीं लिखूंगा, क्यों, थोड़ा फिर से देख लो, d/dx मैंने लिखा, ln f(x) को 1/fx लिखा, और d/dx f(x) लिखा, यानी इसका डिफरेंशिएट किया तो ये आया, इसी तरीके से मैंने लिखा था ना ऊपर, हाफ x/2 प्लस 3/2 e की पावर 3/2x प्लस डॉट डॉट, ये क्या था, e की पावर x था बाई 2 e की पावर 3x/2 था। जब मैंने ये देखो, ये पूरा fx है, और ये क्या है, ये पूरा क्या है, d/df(x) है, ठीक है ना, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ये लिख सकता हूं, ये वाला ये लिख सकता हूं, तो बराबर करके मैं क्या करता हूं, केवल यही जो फंक्शन लिखा है ना, उसी का ln लिख के लिख दूंगा, तो ये होगा फंक्शन हमारा, और ये ln लगा दीजिए, ln लगा के डिफरेंशिएट करके ये मैंने फंक्शन लिख दिया। आप इत्मीनान से बैठ के सोचो मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात नहीं बताया, तो छोटी सी एक बात थी बस, ठीक, अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलूं, जिसे नहीं समझ में होगा आएगा, थोड़ा सोचना आप लोग, तो h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा d/dx ln, अब देखिए h क्रॉस ओमेगा d/dx ln, मैं क्या करूंगा, इसमें मैंने
देखना e की पावर x/2 मैंने कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 प्लस e की पावर x बचेगा, e की पावर 2x बचेगा, डॉट डॉट, मैंने ये कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये लॉग क्या है, ln क्या है, m इंटू एल लिखा हुआ है, तो ln m प्लस ln n करूं अलग अलग, तो देखिए ये कितने हो जाएगी, ये d बाई डी एक्स ऐसे एडिटीज बना रहेगा। अब ln को मैं अलग अलग कर देता हूं, ये ln m इंटू n लिखा हुआ है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा बच्चों, देखना, मैं इसे लिखूंगा ln e की पावर कितना हो जाएगा x/2 प्लस ln 1 प्लस e की पावर x प्लस e की पावर 2x प्लस डॉट डॉट, इतना हो जाएगा, मैंने ये लिख दिया। अब आप लोग जानते हो अगर ये लिखा जाए log e की पावर x/2, तो log ये क्या कर देता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, केवल यही बचता है, ये बात जानते हैं ना आप लोग। तो log एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या, मैथमेटिशियन हो हम, मेरे से ज्यादा तो आप लोग जानते हो, ठीक है ना। तो कितना है, x/2 बचेगा, और ये क्या है, किसका सीरीज है, ये किसका सीरीज है बोलिए, ln 1 माइनस e की पावर x का है, ठीक है ना, ये सीरीज है, ये सीरीज इसका होता है यार, e की जगह x ले लो, तो log क्या है, 1 माइनस x की सीरीज क्या होती है, 1 प्लस x प्लस कितना, बोलो ऐसे बनता जा रहा है, तो यहां जहां x है वहां पर क्या है, ऐसे होता नहीं, ln क्या कहते हैं 1 माइनस x कितना हो जाएगा, 1 प्लस x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे करते रहते हो ना। तो यहाँ पर x की जगह एक्सपोनेंशियल है, तो ये इसकी सीरीज होती है, ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें लगा क्या है, d बाई डी एक्स लगा है, तो d बाई डी एक्स का मतलब हम इसको क्या करेंगे, दोनों टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए एवरेज लिख दिया, एच क्रॉस ओमेगा लिखा, अब क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स क्या करेंगे, अंदर ले जाके डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, 1/2 मिलेगा, और इसका करूंगा तो क्या मिलेगा, पहले तो क्या होगा, पहले माइनस है, इसका करूंगा तो 1/1 माइनस, क्योंकि log x का 1/x होता है, तो e 1 माइनस e पावर x होगा, बट ये नहीं है, इसका मैं फिर से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका कितना बचेगा, माइनस बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और e की पावर अलग से बच गया, ये भी डिफ्रेंसिएशन आप जानते हो कैसे हुआ। सर वहाँ माइनस कैसे हो गया, माइनस ln 1 माइनस e की पावर x। अच्छा माइनस हो गया क्या, प्लस होना चाहिए ना, सही कर हाँ सर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि प्लस नहीं होगा, ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि वन क्या कहते हैं कि जो ln होता है 1 माइनस एक्स, जो सीरीज होती है सभी माइनस में होते हैं, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ माइनस ही आएगा, ठीक है ना, तो प्लस नहीं होगा, ठीक, वो माइनस ही सही लिखा हुआ, ठीक। तो अब देखना, तो अब जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये प्लस में आ गया, ये किस में आ गया, प्लस में आ गया। अब देखना इसको मैं क्या लिखता हूं, तो ये तो हो गया, यानी e की ये एवरेज एनर्जी कितना होगा, एच क्रॉस ओमेगा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस कितना, देखो e की पावर x ऊपर लिखा है, अगर मैं नीचे e की पावर x कॉमन में ले लूं, e की पावर में x कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, देखो e की पावर में x कॉमन लेना चाह रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, e की पावर माइनस x -1 लिख सकता हूं, इतना समझ रहे हो, ये कट हो जाएगा। मेरे में आप दिख रही है, क्या दिख रही है, स्क्रीन सर जो आप जिसमें पढ़ाते हैं सर उसमें शो नहीं कर रहा है।
तो अब दिख रहा होगा। तो अब देखना इसे मैं कट कर दूं तो तब क्या बचेगा, आगे देखना है। एवरेज एनर्जी कितनी आएगी, तो ये बचा कितना, एच क्रॉस ओमेगा ब्रैकेट बंद हाफ हो जाएगा प्लस 1/e⁻ x माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इतना बचेगा। अच्छा ये बताओ x विल बी इक्वल टू हमने कितना लिया था, कितना लेट किया था, माइनस एच क्रॉस ओमेगा बाई KT लिया था क्या, बोलो। हाँ सर। यही तो लिया था ना। तो अब इस वैल्यू को मैं यहाँ फिर से क्या करता हूँ, वापस रख देता हूँ। तो हमने क्या किया, जब यहाँ पे पुट किया तो कितना हो जाएगा 1/2 हो गया प्लस कितना हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा e⁻h क्रॉस ओमेगा बाई कितना KT हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक, अब क्या करता हूं, जो एवरेज एनर्जी आई हमारी कितनी हो जाएगी, एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं प्लस एच क्रॉस ओमेगा बाई e⁻h क्रॉस ओमेगा बाई कितना KT माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, एवरेज एनर्जी आ गई। ये हमारी कितनी आ गई बच्चों, एवरेज एनर्जी आ गई। ठीक, ये एवरेज एनर्जी आ गई। जब ये एवरेज एनर्जी आ गई तो बताइए जो टोटल एनर्जी होगी हमारी कितनी हो जाएगी। 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो टोटल एनर्जी हमने बताया था आपको याद होगा, टोटल एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी याद करो, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि टोटल कितना बताया था 3n, ये ऐसा लिखा था। तो E बराबर में क्या करूं, 3n का मल्टीप्लाई कर दूं, बस बाकी वही चीज हो जाएगी, एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा एच क्रॉस ओमेगा बाई e⁻h क्रॉस ओमेगा बाई KT माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारा टोटल एनर्जी आएगा। अब इस एनर्जी के बाद आपको पता है कि आप क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी ये E मैंने क्यों निकाला, क्योंकि CV विल बी इक्वल टू DE बाई कितना होता है DT होता है। अब E की वैल्यू यहीं पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक बच्चों, तो यहां पर मुझे क्या मिला, E मिल गया। ओके, तो अब देखना, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, स्पेसिफिक हीट निकालेंगे। स्पेसिफिक हीट हमको निकालना है, यानी स्पेसिफिक हीट यानी लैटिस स्पेसिफिक हीट कह लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो वो कितना होता है, CV विल बी इक्वल टू कितनी होती है, बोलो, आपको पता है CV विल बी इक्वल टू DE बाई कितना हो जाएगा DT हो जाएगा, या डेल E बाई ऐसे लिख सकते हो, मैंने बताया ना पार्शियली ऐसे लिखो, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं CV विल बी इक्वल टू डेल E बाई कितना डेल T लिखो। यहाँ इसकी वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। तो आगे नेक्स्ट पेज में मैं देखता हूँ, तो CV विल बी इक्वल टू डेल बाई कितना हो जाएगा डेल T हो जाएगा। सारी वैल्यूज मैं क्या करता हूँ, एवरेज वो टोटल एनर्जी की रखता हूँ 3/2, एक मिनट, अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 बाहर है ना, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ 3 का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3/2 n H क्रॉस ओमेगा प्लस 3n H क्रॉस ओमेगा बाई कितना e⁻h क्रॉस ओमेगा बाई KT माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, चलिए अब मैं क्या करता हूं, वहां पर पुट कर देता हूं। ठीक, चलिए कितना हो जाएगा, तो CV विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल T मैंने क्या कर दिया, ये डिफ्रेंशिएट कर दिया। 3/2 E की वैल्यू कितनी आई है
एन एच क्रॉस ओमेगा प्लस 3n एच क्रॉस ओमेगा बाई ई की पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई के टी माइनस कितना 1 हो जाएगा। अच्छा बताइए इस पूरे में कॉमन क्या है बच्चों, इस पूरे में कॉमन क्या है, CV विल बी इक्वल टू, देखिए ये पूरा कॉमन है और कांस्टेंट भी क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इतनी चीजों को मैं क्या करता हूं, बाहर लिख लेता हूं। 3n एच क्रॉस ओमेगा डेल बाई डेल टी ये बचेगा 1/2 बचेगा, इसमें बचेगा 1/h क्रॉस ई की पावर h क्रॉस ओमेगा बाई के टी माइनस 1। अच्छा जब इसको मैं प्रॉपर तरीके से मैं अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो ऑब्वियसली इसका तो 0 हो जाएगा, इस टर्म का 0 होगा। इसका क्या करूंगा, फर्स्ट बाई सेकेंड लगाऊंगा, याद रहे इसका तो 0 होगा, इसका फर्स्ट बाई क्या करूंगा, सेकेंड लगाऊंगा, ठीक है ना। तो आप देखना फर्स्ट बाई सेकेंड लगाऊंगा तो क्या होगा, इसका तो 0 होगा, इसका फर्स्ट बाई सेकेंड कैसे लगता है देखना। सब पहले मैं क्या करता हूं, सेकेंड लिखता हूं, ई की पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई कितना के टी माइनस 1 हो जाएगा। ये हो गया, सेकंड ऐसे लिखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना होगा, 1 है, फर्स्ट 1 है, इसका 0 हो जाएगा, माइनस लिखा, डेल बाई डेल टी लिखा। अब क्या करूंगा, फर्स्ट को तो मैं ऐसे लिख दिया, फर्स्ट को ऐसे लिख दिया, सेकंड का डिफरेंशिएट करूंगा तो सेकंड तो ये है हमारे पास, ये पूरा है, तो कितना हो जाएगा, ई की पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई कितना होगा, के टी माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो ब्रैकेट है मैं इसे मंझला ब्रैकेट बना देता हूं, ठीक है ना। और नीचे क्या होगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ई की पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई के टी माइनस 1 का जो पावर होगा कितना होगा, 2 होगा, स्क्वायर हो जाता है, ठीक। अच्छा अब देखना इतनी बात हो गई, तो अगर इसमें ये मल्टीप्लाई है 0 का तो ये टर्म पूरा कितना होगा, 0 हो जाएगा। जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो आई थिंक मुझे ये मिलेगा, CV विल बी इक्वल टू 3n h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा और ये टर्म मिलेगा। इसका मैं डिफरेंशिएट करता हूं, देखो इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले तो इसको पूरे ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है ना, ऐसे ही लिखूंगा। तो ऐसे लिखने का मतलब कितना हो जाएगा, बोलो, ई की पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई कितना हो जाएगा, के टी हो जाएगा। इसका मैं फिर से लिखूंगा, इसका मैं फिर से करूंगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में है, तो बोलो इसका कितना हो जाएगा, एच क्रॉस ओमेगा बाई के टी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों, एच क्रॉस ओमेगा बाई के टी का करना है ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, एच क्रॉस ओमेगा बाई के और टी इनवर्स ऊपर चला जाएगा, जब इसे करता मैं तो माइनस माइनस हो जाता, एच क्रॉस ओमेगा के टी पावर माइनस 2 आ जाता है, तो माइनस एच क्रॉस ओमेगा बाई के टी स्क्वायर आ जाता। बात समझ पा रहे हैं, तो ये जो माइनस है बाहर वाले माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब हमने क्या किया, सॉरी इसको हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, और नीचे क्या होगा, नीचे तो डिवाइड में वही होगा, तो मेरे पास जगह नहीं तो मैं ऐसे कर देता हूँ डिवाइड, ई पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई के टी माइनस 1 का कितना, होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये चीज नेक्स्ट पेज में और देखते हैं हम, तो CV विल बी इक्वल टू कितना आया, 3n एच क्रॉस ओमेगा कितना हो जाएगा, एच क्रॉस ओमेगा बाई कितना हो जाएगा, के टी स्क्वायर हो जाएगा, और ई की पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई कितना हो जाएगा, के टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ई की पावर एच क्रॉस ओमेगा
बाई के टी माइनस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और CV विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3NK। मैंने के का मल्टीप्लाई किया और के का मैंने क्या, देखो ये दो बार है ना, तो मैंने क्या किया H क्रॉस ओमेगा बाई कितना होगा के टी, इसको मैंने स्क्वायर बना लिया। देखो ये 2 बार है, स्क्वायर हो जाएंगे, के अकेले था, टी स्क्वायर है तो के का मल्टीप्लाई किया, के का डिवाइड किया, इसको स्क्वायर के अंदर हमने बंद कर दिया, ठीक है ना। तो के टी का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया ई की पावर H क्रॉस ओमेगा बाई कितना होगा के टी डिवाइडेड बाई ई की पावर H क्रॉस ओमेगा बाई के टी माइनस कितना हो जाएगा 1 का कितना होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात हो गई। अब देखना यहाँ पर मैं लेट करूंगा, लेट कर रहा हूं मैं H क्रॉस ओमेगा बाई के की वैल्यू को मैं क्या लिख रहा हूं पता है, थीटा ई लिख रहा हूं। ये आइंस्टीन टेम्परेचर बोलते हैं, इसको आइंस्टीन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं आइंस्टीन टेम्परेचर, आइंस्टीन बताते इसलिए आइंस्टीन टेम्परेचर बोलते हैं। तो इसकी जगह मैं ये रखूंगा, तो CV विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी बच्चों 3NK हो जाएगी। थोड़ा और ऊपर लिखता हूं, CV विल बी इक्वल टू 3NK हो जाएगी, और कितना होगा ये कितना हो जाएगा थीटा ई बाई कितना हो जाएगा टी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में बताओ ई की पावर थीटा ई बाई टी डिवाइडेड बाई ई की पावर थीटा ई बाई कितना टी माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मैं स्क्वायर लिखूंगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये मैंने इतना ऐसे मैंने क्या कर दिया, इसको एडजस्ट कर दिया, ये CV आ गया। कितना आ गया बच्चों, ये CV आ गया हमारा स्पेसिफिक हीट लैटिस हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को चाहे लैटिस हीट कैपेसिटी को, ये हमने क्या किया, ये हमने निकाला। ओके बच्चों, ये चीज आया। और तुम लोग यार बच्चों ये भी जानते हो एन के बराबर गैस कांस्टेंट होता है, तो इसकी जगह आप आर भी रख सकते हो, आर के भी टर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक लाइन और मैं मेंशन कर देता हूं उधर आर के टर्म में। तो नेक्स्ट पेज में क्या होगा, CV विल बी इक्वल टू 3R हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये थीटा ई बाई कितना टी का स्क्वायर ई की पावर थीटा ई बाई कितना टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ई की पावर थीटा ई बाई टी माइनस 1। ये बड़ा फेमस फार्मूला है, जो फिजिक्स से आगे करेगा, MSc करेगा, नेट JRF करेगा, ये चीजें पीछा नहीं छोड़ने वाली। अभी मैं प्रूव करा रहा हूं, जब क्या करते हैं आप नेट JRF की तैयारी के लिए जाएंगे, ये फार्मूला लोग डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहां आपको प्रूफ नहीं कराएंगे आपके लिए। अभी MSc में जाओगे तो कोई प्रूफ नहीं कराएगा, आपको सब कुछ अपने से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। यहाँ क्या स्क्वायर है, तो ये फार्मूला मिल गया स्पेसिफिक हीट के लिए। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी भी, क्योंकि अब हमने केवल CV की वैल्यू निकाला। अब पहले हाई टेम्परेचर की बात करते हैं। हाई टेम्परेचर में ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ कैसे होल्ड करता था, और आइंस्टीन क्या कहते हैं कि आइंस्टीन ने फिर लो टेम्परेचर पर भी बात कही थी, उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें केस हम फर्स्ट की बात करेंगे, केस फर्स्ट की बात करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए हम सबसे पहले केस की बात करते हैं। पहले केस की मतलब एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर आप लोग जानते हैं, हाई टेम्परेचर पे क्या था, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। वो देखता हूं कि कैसे डिपेंड नहीं करता था। देखिए एट हाई टेम्परेचर की बात करूं तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर की बात करूं तो H क्रॉस
ओमेगा बाई KT की वैल्यू क्या आएगी, इज वेरी स्मॉल आएगी। कैसे आएगी, ये देखो डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना। अगर ये क्या होगा, हाई होगा, इस पूरे वैल्यू, इसकी वैल्यू पूरी कम आएगी कि नहीं, बोलो। ये बहुत हाई होगा, ये बहुत ज्यादा होगा, तो ये पूरी वैल्यू बहुत कम आएगी कि नहीं, बहुत कम हो जाएगी, वो जानते हैं। इसका मतलब जो थीटा ई है अनस्टीन टेम्परेचर मतलब एच क्रॉस ओमेगा बाई क्या के, ये क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है ना। यानी ये कितना है, एच क्रॉस ओमेगा बाई कितना के है, और यही एच क्रॉस ओमेगा बाई जो के है वेरी वेरी लेस देन क्या होगा, टी से क्या होगा, बहुत लेस होगा, ठीक है ना। जब बहुत लेस होगा तो अब देखना मैं क्या लिखता हूं, तो जब लेस होगा तो अब बताइए ये जो एक्सपोनेंशियल है हमारा e की पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई कितना के टी माइनस कितना 1, इसको मैं अगर ओपन करूंगा तो क्या लिखूंगा, e की पावर x माइनस 1, e की पावर x का जो क्या करते हैं सीरीज होता है वो कितनी होती है, तो कुछ ऐसी होती है 1 प्लस एच क्रॉस ओमेगा बाई कितना हो जाएगा, KT हो जाएगा, प्लस 1/2 फैक्टोरियल एच क्रॉस ओमेगा बाई कितना KT का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/3 फैक्टोरियल एच क्रॉस ओमेगा बाई कितना KT का क्यूब हो जाएगा, और डॉट डॉट क्या करता चला जाएगा, और इसकी वैल्यू माइनस भी है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यानी e की पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई कितनी हो जाएगी, KT माइनस 1 हो जाएगी। चूंकि आपको पता है कि ये वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल है, तो हायर ऑर्डर वाले जो क्या कहते हैं कि पावर हैं वो क्या करेंगे, बहुत स्मॉल हो जाएंगे, इसलिए हायर ऑर्डर वाले जो पावर हैं उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेजिबल मान लेते हैं। जब नेग्लेजिबल मान ले तो बचेगा कितना, केवल और केवल इतना टर्म बचेगा, एच क्रॉस ओमेगा बाई कितना हो जाएगा KT। यानी फार्मूले में जो हमने CV निकाला इसकी जगह हम ये रखेंगे, ठीक है ना। तो नाउ आपने देखा, पहले एनर्जी भी देख लेते हैं, टोटल पहले एनर्जी देख लेते हैं। हमने केवल एनर्जी 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर का मैंने क्या निकाला था, 1/2 एच क्रॉस कितना ओमेगा प्लस कितना एच क्रॉस ओमेगा पावर e की पावर कितना, नीचे क्या था, e पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई KT माइनस 1 था ना, इसकी जगह मैं ये रखूंगा, तो नीचे कितना हो जाएगा, बोलो नीचे कितना हो जाएगा, एच क्रॉस ओमेगा बाई कितना हो जाएगा, KT होगा, ये कट जाएगा, कटेगा जरूर कटेगा। तो एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच क्रॉस ओमेगा हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, KT हो जाएगा, ये एवरेज एनर्जी हो जाएगी। और अगर टोटल एनर्जी मुझे निकालनी हो तो टोटल एनर्जी कह दे निकालने के लिए, तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग, ये तो यहां पर टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, बोलो, E विल बी इक्वल टू 3n बार। ये अभी मैंने निकाला 3n लिख दिया, इसकी वैल्यू कितनी अभी निकाला, या तुरंत हाफ एच क्रॉस ओमेगा प्लस कितना हो जाएगा KT। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मतलब जो जरूरत पड़े आप निकालो यहाँ पर। यानी इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3/2 n एच क्रॉस ओमेगा प्लस कितना हो जाएगा 3n KT हो जाएगा, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब हमको क्या, जब ये टोटल एनर्जी आ जाएगी हमको क्या चाहिए, CV चाहिए। वी नो दैट CV विल बी इक्वल टू क्या होता है, डेल E बाई कितना होगा, डेल T होता है। तो मैं इसे डिफ्रेंशिएट करके मैं निकालना चाहूंगा, तो CV विल बी इक्वल टू डेल बाई कितना, डेल T हो जाएगा, और ये कितना है 3/2 है n एच क्रॉस ओमेगा प्लस कितना है 3n कितना KT। तो इसमें तो T है नहीं, तो ये पूरा टर्म कितना होगा, 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा, इसमें कितना T का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3n हो जाएगा। CV विल बी इक्वल टू 3n, और आप जानते हैं n के बराबर गैस कांस्टेंट R होता है। CV की वैल्यू कितनी आई, 3R आई।
तो हमने ये बताया था कि यहाँ पर क्या करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर इस फार्मूले में नहीं है, तो ये हाई टेम्परेचर पे उनका रूल क्या हो गया, फॉलो कर गया, किसका, ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट का। हाई टेम्परेचर के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए अगर इसके सीवी की बात करूं तो वो टेम्परेचर की बात करूं तो ये कितना था, ऐसा था, ये यहां मैं मान लेता हूं रूम टेम्परेचर है, यहां मैं मान लेता हूं कि रूम टेम्परेचर है, इसके ऊपर उनका जो ग्राफ था वो क्या था, कांस्टेंट था, क्योंकि मैंने ये हेडिंग जो निकाला, केस निकाला हाई टेम्परेचर पे, ये कांस्टेंट था। लेकिन लो टेम्परेचर के लिए, यानी लो टेम्परेचर पर तो ये प्रूफ नहीं कर पाए थे, तो क्या माजरा है लो टेम्परेचर पर, हम वो देखते हैं। तो उसके लिए केस सेकंड होगा हमारा एट लो टेम्परेचर, तो आइए उसे भी देखते हैं हम। केस सेकंड की बात करते हैं एट लो टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर की बात करते हैं, तो लो टेम्परेचर पे बेटा देखना आप लोग, लो टेम्परेचर पे कितना होगा, H क्रॉस ओमेगा बाई कितना, KT होगा। अगर ये लो होगा तो इसकी वैल्यू पूरी क्या होगी, हाई होगी यार। सोचो कि कम होगा तो ये पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो मैं वो बात लिखता नहीं हूं, यानी कुल मिला के इसका मतलब ये हो गया, कि ये जो पूरी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये T से बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि H क्रॉस ओमेगा बाई KT होता है। अगर ये ज्यादा होगा, वो सॉरी ये क्या होगा, लो होगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, जब ज्यादा आएगी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो देन मैं ये क्या लिख सकता हूं, यानी आइंस्टीन जो टेम्परेचर होगा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने यही माना। ठीक, तो अब बताइए जो ई की पावर है हमारा एक्सपोनेंशियल, ई की पावर कितना है, बोलो कितना है, ई की पावर H क्रॉस ओमेगा बाई KT माइनस को कितना है, 1 है। अगर ये पूरा पावर बहुत बड़ा है, ई की पावर एक्सपोनेंशियल बहुत बड़ा है, तो ये पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में 1 क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो मैं इस 1 को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे हाथी के सामने चींटी की कोई औकात नहीं, उसे आप नेग्लेजिबल मान सकते हैं, उसी तरीके से इसे भी, तो हम क्या करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल लिख सकते हैं, ई की पावर H क्रॉस ओमेगा बाई कितना लिख सकते हैं हम, KT लिख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, तो हम एवरेज एनर्जी लिखते हैं, तो हाफ H क्रॉस कितना ओमेगा विल बी इक्वल टू H क्रॉस ओमेगा, नीचे कितना था बोलिए, ई की पावर H क्रॉस ओमेगा बाई KT था, -1 था, -1 तो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि उसे मैंने नेग्लेक्ट मान लिया। तो ये हमारा क्या है कि जो एवरेज एनर्जी आ गई 1/2 H क्रॉस ओमेगा, यहां पर क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस कितना हो जाएगा, H क्रॉस ओमेगा ई की पावर माइनस H क्रॉस ओमेगा बाई कितना, KT। ये हमारी क्या आ गई, हमारी एनर्जी आ गई। अब मैं टोटल एनर्जी निकालूंगा, ठीक है ना। टोटल एनर्जी में 3n का क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां पर देखना, अब टोटल एनर्जी अगर मैं निकालूं, टोटल एनर्जी अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू 3n, ये हो जाएगा, तो E विल बी इक्वल टू, उसी में 3n का मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, 3n H क्रॉस ओमेगा बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना मैंने लिख दिया, या पूरे में डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 3n H क्रॉस कितना हो जाएगा, ओमेगा इनटू ई की पावर माइनस H क्रॉस ओमेगा बाई कितना हो जाएगा, KT हो जाएगा, कितना हो जाएगा, KT हो जाएगा। ये जो वैल्यू आई हमारी, ये कितनी आई, टोटल एनर्जी आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, CV चाहिए लो टेम्परेचर पर, कितनी चाहिए, CV चाहिए लो टेम्परेचर पर। तो आपको पता है, वी नो दैट CV विल बी इक्वल टू डेल E बाई कितना, डेल T।
ठीक है ना, और ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो हम क्या करते हैं, ई की वैल्यू यहाँ पुट करके हम उसे निकालते हैं, बस मंजिल हमारी नजदीक है। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ तो कोई किसी को प्रॉब्लम, कहीं छोटा तो नहीं ना मेरे से, प्राची कुछ छोटा तो नहीं ना? हाँ, ये जिम्मेदारी आपकी है, देखते रहना माइनस प्लस कहीं मिस ना होने पाए। चलिए, अब मैं CV निकालता हूँ। लो टेम्परेचर पर CV डेल ई बाई डेल टी है, तो CV विल बी इक्वल टू, उसी में मैं क्या कर दूंगा, रख दूंगा, तो यहीं पर रख देता हूँ, डेल बाई डेल टी हो जाएगा, और अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 3n h क्रॉस ओमेगा बाई कितना 2 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 3n h क्रॉस ओमेगा e की पावर माइनस h क्रॉस ओमेगा बाई कितना हो जाएगा, kt हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये 3n h क्रॉस ओमेगा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, बोलो, डेल बाई डेल टी हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हाफ, प्लस कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस h क्रॉस ओमेगा बाई कितना हो जाएगा, kt हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो अब देखना कितना होगा, CV विल बी इक्वल टू 3n h क्रॉस ओमेगा, इसका करूंगा तो इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस इसका करूंगा तो कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस h क्रॉस ओमेगा बाई कितना होगा, kt होगा, बट इसका फिर से होगा, इसका फिर से होगा, तो माइनस तो पहले है, देखो इधर, ये वाला माइनस क्या है, पहले है, और जब t ऊपर आएगा, t की पावर -1 करूंगा तो -1 1 बाई टी स्क्वायर होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं अब डायरेक्ट लिखता हूं, दुनिया भर के नाटक न करते हुए, तो कितना हो जाएगा, e की पावर कितना होगा, h होगा, इनटू h क्रॉस ओमेगा बाई कितना हो जाएगा, kt स्क्वायर होगा। ये डिफरेंशिएशन भी आपको समझ में आई होगी। तो CV विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3n मैंने लिखा, हाँ, h क्रॉस ओमेगा लिखा, तो ये हमने क्या लिखा, h क्रॉस ओमेगा बाई कितना, kt स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस h क्रॉस ओमेगा बाई कितना, kt हमने लिख दिया। यहां तक की बात आई समझ में? अब देखना, तो CV विल बी इक्वल टू मैं क्या लिखूं, ये 3nk हमने क्या लिखा, 3n नहीं, 3n h क्रॉस ओमेगा लिखा, और ब्रैकेट में क्या था, h क्रॉस ओमेगा बाई kt स्क्वायर इंटू माइनस h क्रॉस ओमेगा बाई kt, यही है ना। तो अब देखिए CV विल बी इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, देखो 2 टाइम्स है, फिर वैसे बनाता हूँ, और यहाँ के एक ही बार है, तो मैंने लिखा 3nk लिखा, h क्रॉस ओमेगा बाई kt का होल स्क्वायर, मैंने इतना लिख दिया, e की पावर माइनस h क्रॉस ओमेगा बाई कितना हो जाएगा, kt हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात हो गई हमारी, ये CV हो गई एट लो टेम्परेचर पर, एट लो टेम्परेचर पे हो गई। और आपको, क्योंकि आपको पता है कि n के बराबर कितना होता है, r होता है, तो r के भी फॉर्मेट में हम लोग लिख लेते हैं, तो CV विल बी इक्वल टू 3r h क्रॉस ओमेगा बाई कितना, kt स्क्वायर e की पावर माइनस h क्रॉस ओमेगा बाई कितना, kt हो जाएगा। ये भी हो गया, r के भी फॉर्मेट में हो गया एट लो टेम्परेचर, देख लो, 3nk h क्रॉस ओमेगा kt का स्क्वायर इंटू e की पावर कितना हो जाएगा, सही है, हम सही हैं, इतनी बात हो गई, ये सोल्यूशन हमारा निकल गया। ठीक है ना, तो ये बात मैं यहां लिखता हूं, n के बराबर कितना r था, मैंने पुट कर दिया।
तो अब देखना आप लोग, तो आइंस्टीन ने क्या बताया, देखो अगर अब मैं कहूं कि ये जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया टेम्परेचर और सीवी के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया गया, ये देखो ये था, ये था। अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, यहां पर जो टेम्परेचर था वो कैसा था, रूम टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर यहां पर था। रूम टेम्परेचर से एबव मैंने हाई टेम्परेचर पर देखा तो ये जो हमारी वैल्यू आ रही थी, क्या आ रही थी बच्चों, कांस्टेंट आ रही थी। क्या आ रही थी, कांस्टेंट आ रही थी, यानी टेम्परेचर को हाई करने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लो टेम्परेचर पे क्या थी बच्चों, लो टेम्परेचर पर देखा कि ये देखो e की पावर माइनस, यानी एक्सपोनेंशियली ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। यानी लो टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर से नीचे आने पर ये ग्राफ क्या हो जा रही, वैनिश हो जा रही है, यानी समाप्त हो जा रही है। देखो ये टर्म आया है ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है लो टेम्परेचर पे। तो यही बात को वो प्रूफ नहीं कर पाए थे और ये आइंस्टीन ने बताया। लेकिन आइंस्टीन के इस क्या कहते हैं कि थ्योरी में भी कुछ समस्याएं थी, यानी लो टेम्परेचर पर जो वेनिस हो रहा था ये बहुत जल्दी फॉल हो जा रहा था, लेकिन जो एक्चुअल प्रैक्टिकल में देखा वो क्या करता था, थोड़ा देरी में क्या करता था, फॉल करता था, लेकिन लेट में क्या करता था, फॉल करता था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कहते हैं कि T3 लॉ का यूज किया गया, और इसको यूज करने वाले कौन, वो T3 लॉ यूज किया गया और डीबे मेथड यूज किया गया। ठीक है ना। तो फिलहाल आपके थर्ड ईयर में डीबे मेथड नहीं है, तो डीबे मेथड में T3 लॉ लगाकर उन्होंने ये देखा कि ये जल्दी नहीं, कुछ लेट में क्या करता था, वो फॉल करता था, वेनिस होता था। ठीक है ना। तो यही थोड़ी समस्या थी। तो आप लोग जब MSc में से पढ़ने लगेंगे तो डीबे लॉ भी पढ़ेंगे। फिलहाल देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना। आप इतना भी नहीं पढ़ पा रहे तो एक ठौर पढ़ाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा और कोई मतलब नहीं है। तो आगे उसे पढ़ना पड़ेगा, और मैं इसे बखूबी पढ़ा सकता हूँ, आपके लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए मैं इसका वीडियो बना के जरूर डालूंगा मैं, इसके बाद वाला टॉपिक। तो इतनी बात हो गई। तो अलग अलग सॉलिड के लिए इतनी बात हो गई। तो उन्होंने क्या देखा कि अलग अलग सॉलिड के लिए, यहाँ तक हो गया। तो अलग अलग सॉलिड के लिए क्या लो टेम्परेचर पर ही क्या था, अलग अलग सॉलिड सब्सटेंस एलिमेंट के लिए लो टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर के नीचे ये क्या करता था, ग्राफ क्या कर जाता था, वेनिश कर जाता था। ठीक बच्चों। ये क्या कर जाता था, वेनिश कर जाता था। ऐसे अलग अलग सब्सटेंस के लिए क्या कहता था, यह वेनिश कर जाता था। ठीक है ना। तो ये कितना था, CV था, यहाँ 3R थी इसकी वैल्यू। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है, ये 3R है ना, इसकी वैल्यू 3R वैल्यू होती है इसकी, 3R, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 3R। ठीक बच्चों। ये 3R की भी वैल्यू होती है, ये 3R की वैल्यू इतना लगभग होती है 5.696 केल्विन पर कैलोरी पर केल्विन मोल, कैलोरी पर केल्विन मोल। ठीक है ना। तो 3R जानते हैं, यानी CV की वैल्यू कितनी, 3R। तो ये टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ में होगा। ठीक बच्चों। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ।